आइसोथर्मल प्रोसेस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया है। अभी हम आइसोथर्मल प्रोसेस करेंगे जिसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो हो गया। या इसको लिखने का दूसरा तरीका है, वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में कैलकुलेट क्या करना है वो फर्स्ट लॉ से आता है। फर्स्ट लॉ क्या था हमारे पास में, फर्स्ट लॉ कहता था अगर Q अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम के अंदर जा रहा है और W अमाउंट ऑफ वर्क सिस्टम से बाहर आ रहा है तो फर्स्ट लॉ ऐसा लिखा जाता है, Q माइनस W इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। या बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम के अंदर जा रहा है तो प्लस लेंगे, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क सिस्टम से बाहर जा रहा है या वर्क सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पे किया जा रहा है तब माइनस डेल W इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वेरी स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। प्रोसेस क्यों क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये दोनों प्रोसेस क्वांटिटी है, जो हीट है और जो वर्क है, ये दोनों क्या है, प्रोसेस क्वांटिटी है। तो प्रोसेस क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है और ये है हमारा प्रोसेस। सबसे पहले वर्क कैलकुलेट किया जाए कि आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होगा, कोई सिस्टम आइसोथर्मली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा हो, अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो लेकिन सिस्टम का वॉल्यूम प्रेशर बदल रहा हो और एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू पर जाए तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कैलकुलेट करना है और हीट कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है वर्क जो होता है वो इंटीग्रल PdV होता है। ये वैलिड है किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ओके ये किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। तो किसी भी रिवर्सिबल या स्लो प्रोसेस, तो यहाँ पर ये चीज़ परफॉर्म करने के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास में है। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, dV वॉल्यूम तो ठीक है, इंटीग्रेशन में dV है तो वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जो P है दो अलग अलग क्वांटिटी है। प्रेशर का वॉल्यूम के साथ वेरिएशन नहीं पता है तो फिर हम इसका आगे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, हमें कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम लेना है। जैसे कि सिस्टम हमने ले लिया, सिस्टम कैसा ले लिया, सिस्टम ले लिया हमने आइडियल गैस का, आइडियल गैस का सिस्टम। तो आइडियल गैस का अगर आप सिस्टम लेते हैं तो हम सबको पता है कि आइडियल गैस में क्या होता है। क्या होता है आइडियल गैस में, आइडियल गैस में आप सीधा सीधा बोलते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT, या आप बोलते हैं PV इज इक्वल्स टू कैपिटल N बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू T, जहाँ पर आप सबको पता है कि R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और उसका वैल्यू ऐसा होता है जूल पर मोल पर केल्विन। और जो यहाँ बोल्ट्जमान कांस्टेंट है उसका वैल्यू आप सबको पता है क्या होता है, 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है आइडियल गैस के लिए। हम आइडियल गैस का सिस्टम लिया है हमने और उस सिस्टम में वर्क कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि हमारे पास में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है इस प्रोसेस के लिए। इसका मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें P की जानकारी नहीं थी कि इसका V के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन जब आइडियल गैस ले लिया और ये कंडीशन अप्लाई कर दिया तब हमारे पास में P कैसे वैरी कर रहा है वॉल्यूम के साथ, ये जानकारी हमारे पास में आ गया। यहाँ से हम करेंगे क्या, इस जगह से हम क्या करेंगे, P का वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा nRT इंटू 1/V। अब P जो है देखिए एक कांस्टेंट इंटू 1/V,
प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन मिल गया। अब ये इंटीग्रेशन आसानी से परफॉर्म हो सकता है। इस इंटीग्रेशन को अब आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल VI से VF तक इंटीग्रेशन का लिमिट है, मतलब सिस्टम का वॉल्यूम इनिशियल में VI है, फाइनल में VF है, और P के बदले लिखेंगे nRT इंटू 1/v dv। ये तो कांस्टेंट है टर्म, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन का, तो ये nRT इंटीग्रल dv अपॉन v। देखिए 1/x dx, 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है। ये कहाँ से कहाँ तक, vi से vf तक। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा nRT, और log जो होता है वो बेस e के फॉर्म में होता है, वो ln लिखते हैं हम उसको। log e लिखिए या ln लिखिए, एक ही बात है। यहाँ आ गया क्या, v, और ये पूरा का लिमिट इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। क्या मिलेगा हमको, ये यहाँ से देखिए W क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा, पहले यहाँ इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम डालेंगे VF, तो हो जाएगा log VF माइनस log VI, और यहाँ पर याद रखिए ln m माइनस ln n, ये होता है ln m/n। ये मैं लॉगरिदम का प्रॉपर्टी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, nRT ln VF/VI। तो आइसोथर्मल वर्क डन जो है वो हो गया ln क्यों लिख रहे हैं, लॉग बेस e के लिए, और यहाँ आ गया फाइनल वॉल्यूम सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम। ये कौन सा वर्क है, आइसोथर्मल वर्क है। किसके लिए है, आइडियल गैस। सिस्टम में क्या है हमारे पास, आइडियल गैस है। और वर्क जब हम निकालते हैं तो ये मान के चलते हैं कि प्रोसेस जो है वो कैसा है, रिवर्सिबल है। ये सब कंडीशन याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस है, या इसी को हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। क्वाजी मतलब ऑलमोस्ट, स्टैटिक मतलब स्टैटिक रेस्ट पे, ऑलमोस्ट सिस्टम ऑलमोस्ट रेस्ट पे माना जा सकता है। सिस्टम ऑलमोस्ट हमेशा इक्विलिब्रियम में माना जा सकता है। यही है हमारा कंडीशन। आइडियल गैस, आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, तब आइसोथर्मल वर्क डन इतना हो जाएगा। तो पहले एक प्रोसेस क्वांटिटी हमारा वर्क का कैलकुलेशन हो गया। अब हीट का कैलकुलेशन करना है। हीट का कैलकुलेशन करते समय हमें ध्यान रखना है, ये था पहला वर्क का कैलकुलेशन, दूसरा हीट का कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन करते समय हमें ध्यान में रखना है, आप ये मत अप्लाई कर दीजिए कोई जो है पिछले में सेशन में बताया NC डेल्टा टी। आप कहेंगे सर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, डेल्टा टी 0 है, तो ये हीट 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत है। इसको हमें ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप जो है KFC में गए, और यहाँ पर आपको जो है इसमें आपको कोक ला के दिया, ओके। तो आप देखेंगे कि ओपन करके देखिए उसको, इसमें कोक प्लस आइस रहेगा, कोक रहेगा, उसके साथ में आपको आइस डाल के दिया हुआ सर्व करेगा आपको। तो कोक और आइस का क्यूब्स इसमें डाला हुआ रहता है। ये ऐसा सर्व इसलिए कर रहे हैं वो, ताकि आपका इसको कुछ देर छोड़ दिया जाए तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसको अगर कुछ देर इसको आपको दिया गया है इसलिए ये जल्दी से सराउंडिंग से हीट लेकर के गर्म ना हो। ये आइस क्या करेगा, जब तक ये आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं होगा तब तक ये अपना टेम्परेचर 0 डिग्री पर मेंटेन रखेगा। क्यों मेंटेन रखेगा, क्योंकि आइस जो है वो वाटर जो भी हीट अब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, वो हीट को आइस जो है अपने अंदर ले लेगा और ख़ुद को फ्यूज करेगा। मतलब आइस जो है वो वाटर में मेल्ट होगा। क्या प्रोसेस चलेगा, मेल्टिंग प्रोसेस चलेगा। और उसमें जो आइस जो
हीट लेने वाला है वो 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी लेने वाला है, 80 कैलोरी पर ग्राम उसका हीट कैपेसिटी होता है आइस का। मतलब 1 ग्राम मेल्ट होने के लिए 80 कैलोरी कहाँ से लेगा? वो सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से लेगा। तो जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी 0 है, लेकिन देखिए हीट जो है वो ले रहा है, हीट लिया जा रहा है। अगर 10 ग्राम इसमें आइस डाला है, 10 ग्राम आइस, तो आपको 800 कैलोरी एनर्जी वो सराउंडिंग से लेगा। उसके बाद फिर टेम्परेचर उसका रेज होना 0 डिग्री से ऊपर रेज होना शुरू होगा। तो ये कहना कि Q जो है वो 0 होगा, ये सभी जगह पे वैलिड नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी Q जो है टेम्परेचर नहीं रेज हो रहा है, फिर भी Q मतलब हीट जो है वो सिस्टम में जा सकता है या सिस्टम से निकल सकता है, बाहर निकल सकता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है और हम Q के लिए ये यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज कर लेंगे। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स यूज कर लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? Q माइनस W इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो आप समझ लीजिए। जो आइडियल गैस होता है, आइडियल गैस, उसका जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सिर्फ टेम्परेचर का ऊपर डिपेंड करता है। आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी जो है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर हमने कहा कांस्टेंट 0 होगा। तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आइडियल गैस का 0 हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लिखने जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस के लिए क्या हो गया? Q इक्वल्स टू W। इस तरह से हम Q कैलकुलेट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। Q इक्वल्स टू W हमने कैलकुलेट किया है, W आइसो, और इसका वैल्यू हमारे पास में है nRT log बेस E फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम सिस्टम का। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट और वर्क दोनों सेम टू सेम होते हैं। याद रखना है, हमने आइडियल गैस यूज किया है। सिस्टम में हमारे पास क्या है? आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, वर्क और हीट दोनों का वैल्यू सेम टू सेम होता है और वो होता है nRT ln VF अपॉन VI। किसी किसी को कन्वर्सन पता करना है तो ऐसे समझ लीजिए कि log बेस E इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10, ऐसा कन्वर्सन लिया जाता है। log बेस E को ही ln कहा जाता है, 2.303 log बेस 10। कहीं अगर कैलकुलेशन करने को मिलता है तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आइसोकोरिक में हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, आइसोबारिक में हमने ग्राफ ड्रॉ किया था थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ के बीच में। तो आइसोथर्मल में भी ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाए। तो डिस्कशन हमारा उस समय भी यही हुआ था कि जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उसके साथ किसी दूसरे प्रॉपर्टी का ग्राफ ड्रॉ करना बड़ा ही आसान है। जैसे यहाँ पर PT ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सिंपली हमारा ग्राफ जो है ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, और ये कोई टेम्परेचर है T0 जिस पे कांस्टेंट है टेम्परेचर, और ये जो प्रेशर आप देख रहे हैं ये PI है और ये जो प्रेशर देख रहे हैं PF है। दूसरा हमारे पास में क्या डिस्कशन है हमारा कि जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उसके साथ ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। तो VT ग्राफ फिर से काफ़ी आसान हो जाएगा। VT ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं आप।
इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये हो गया आई, ऊपर से लेते हैं, ऊपर में इनिशियल प्रोसेस आई और ये फाइनल प्रोसेस इस तरह से हो रहा है। ऊपर नीचे क्यों ले रहे हैं उसका अभी डिस्कशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है वो, बस याद रखना है वॉल्यूम एक्सेस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है। इसमें मैं कुछ अलग से नहीं लिख रहा हूँ, सब लॉजिकल है। अब जब हमारे पास में जब पीवी ग्राफ ड्रॉ करने को मिलेगा, पीवी ग्राफ जब हमको ड्रॉ करने को मिलेगा तब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या लिया है हमने लिया है आइडियल गैस, आइडियल गैस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी या पीवी इक्वल्स टू कैपिटल एन के टी। टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक ये भी चीज़ आप लिखते हैं पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस का हॉलमार्क है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का हॉलमार्क है और इसको हम यूज भी करते हैं बहुत सारा जगह इस तरह से। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, दो अलग अलग स्टेट के लिए, जैसे यहाँ PI VI इक्वल्स टू PF VF। यहाँ इस इक्वेशन से देखिए कि P और V में रिलेशन क्या है। P जो है वो कांस्टेंट बाई वॉल्यूम है, मतलब P वॉल्यूम का, प्रेशर वॉल्यूम का इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। ये कैसा ग्राफ दिख रहा है, y इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी टू x। ये ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है ये। PV इक्वल्स टू कांस्टेंट या XY इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये किसका इक्वेशन है, हाइपरबोला का इक्वेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इस तरह का आ जाएगा हाइपरबोला। हम ऐसा बनाते हैं, जैसे ये 300 केल्विन है, ये 310 केल्विन है और ये 320 केल्विन है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट होता जा रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, ये हमारा कौन सा ग्राफ है, पीवी ग्राफ है। पीवी ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस का कैसा होगा, हाइपरबोला होगा। इसमें एक और चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी पीवी ग्राफ है तो वहाँ से वर्क कैलकुलेट किया जाता है। ये एक्चुअली क्या है, पीवी ग्राफ का एरिया है, पीवी ग्राफ का एरिया है। जैसे इसमें कहा गया है कि ये जो यहाँ आई से एफ देख रहे हैं, तो आई से एफ मान लीजिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 310 डिग्री केल्विन पे कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर जा रहा है और कहा जा रहा है पीवी ग्राफ से वर्क निकालिए। तो आप कहेंगे ये जो स्टेट पॉइंट्स हैं, सिस्टम का जो दो स्टेट का पॉइंट्स है, उस ग्राफ के अंदर में जो भी एरिया होगा वो वर्क हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पीवी ग्राफ में वर्क कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या देखा हमने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट, उसके बाद वर्क और हीट निकालना था, हमने आइडियल गैस लिया, वर्क और हीट दोनों इक्वल आया, nRT ln VF by VI, और फिर उसके बाद हमने 3 ग्राफ ड्रॉ किया। PT बहुत ही आसान था, VT वो भी आसान था। PV ग्राफ के लिए हमने ये इक्वेशन लिखा जिसमें हमें पता चला कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे का इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, तो ऐसे सिचुएशन में ग्राफ हाइपरबोला होगा। और PV ग्राफ से वर्क कैलकुलेट किया जाता है, तो जो भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में ग्राफ का पार्ट है उसके अंडर जो भी एरिया होता है वही वर्क डन होता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस में। नमस्कार।